सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सब वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। अब ये जो सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मुझे लगभग 2 वीडियो लग जाएंगे पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में। अंडरस्टूड। पहले मैं समझा दूंगा आपको लिखवा के, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो मतलब मार्किंग करवा के मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से दोबारा। एंड पहला जो है हम लोग लिख के सीखने वाले कि है क्या ये सेल ऑफ गुड एक्ट। ठीक है, अच्छा, सेल ऑफ गुड एक्ट में हम लोग सीखने क्या वाले हैं? सबसे पहली बात कि ये जो सेल ऑफ गुड एक्ट है ये तो पहले था ही नहीं। ठीक है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग देखते थे सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 से पहले, लेकिन 1930 के बाद हम लोग इसको एज अ डिफरेंट एक्ट देख रहे हैं, सेल ऑफ गुड एक्ट। वरना ये सेल ऑफ गुड जो है, इसके जितने भी प्रोविजंस थे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते थे हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर खत्म हो चुका है हाल फिलहाल, अब हम लोग सेल ऑफ गुड एक्ट देखने वाले। थोड़ा पढ़ाई जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वी आर रेडी फॉर इट। अंडरस्टूड। इसमें देखेंगे क्या? इसमें देखेंगे ये कि अगर कुछ भी हम लोग सेल कर रहे हैं, अगर सेल हो रहा है कोई भी किसी प्रकार का गुड, तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कुछ प्रोविजंस लिखा ही ना हो तो क्या दिक्कत है सर? दिक्कत ये है कि उसको सेल हम लोग कॉन्सिडर ही नहीं करेंगे। जब तक कि ना लॉ लिखा हो तब तक उसको हम लोग मानते नहीं है। तब उससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, प्रोविजंस है, हम लोग देखने वाले। अभी हम लोग चले जाते हैं हमारे नोट्स की तरफ। तो हम लोग देखने वाले सेल ऑफ, बताइए क्या सोगा? इसको हम लोग कहते हैं सोगा, SOGA, सोगा। ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट कितना? 1930। ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। अब सेल ऑफ गुड एक्ट में हम लोग सबसे पहले जो है, अच्छा ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है, हाल फिलहाल एप्लीकेबल हुआ है, आपको भी पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सोगा में हम लोग क्या सीखने वाले? सबसे पहला चीज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सबसे पहला डेफिनेशन देखो, अगर हम लोग सेल सीखना चाहते हैं तो सेल को हम लोग और लॉजिकल भाषा में कैसे कह सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन बताते हैं ये लोग कि कॉन्ट्रैक्ट इज, और हम लोग लिख सकते हैं वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सेलर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर जो कि सेल करेगा चीज। ठीक है, सेलर कह सकते हैं या तो ट्रांसफरर भी कह सकते हैं इसको। सेलर ट्रांसफर्स क्या ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर्स और अग्री टू ट्रांसफर, और एग्री टू ट्रांसफर क्या? एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। और टू दी बायर सिर्फ इतना बोल के छोड़ देने से हो जाएगा, या तो उसके लिए प्राइस पे करना होगा। टू दी बायर, हाँ जी, टू दी बायर फॉर अ प्राइस। ठीक है, टू दी बायर फॉर अ प्राइस। अब चीज को समझना अच्छे से, यहां पे दो तीन चीजें जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम लोग मक्खन की तरह पूरे चैप्टर को समझ सके। अच्छा, ओके, यहां पर क्या क्या चीज है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जहां पे, वेयर बाय का मतलब होता है जहां पे हम लोग, ये जो सेलर है वो ट्रांसफर करता है। अब ये जो ट्रांसफर है, क्या हम इसको सेल कह सकते हैं? सेल कह सकते हैं, हाँ जी सेल कह सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेल और अग्रीज
टू अग्रीज टू ट्रांसफर मतलब अग्रीज टू ट्रांसफर मतलब एग्रीमेंट टू सेल। क्या क्या हम लोग कह सकते हैं इसको? अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल। अंडरस्टूड? अग्रीमेंट टू सेल, अग्री टू ट्रांसफर मतलब अग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स। ठीक है, प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब प्रॉपर्टी मतलब क्या? प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। इसको हम लोग कह सकते हैं ओनरशिप, ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। अब समझ में आ चुका है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? पूरा एकदम तोड़ मरोड़ के समझा दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी सा चीज है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय जहां पे सेलर जो है वो सेल करता है मतलब ट्रांसफर करता है और अग्री करता है कि मैं ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब अग्रीमेंट होता है कि मैं सेल कर दूंगा द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। सिंपल सा फंडा है बॉस। अंडरस्टूड? वेरी क्लियर सर, नॉट अ प्रॉब्लम। ये सेल हम समझ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये जो यहां पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं अगर ध्यान लगाए तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दो प्रकार का है लगभग। कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार का है। ठीक है, पहला बात तो ये कि ये एक जेनेरिक टर्म है। ठीक है, जेनेरिक टर्म है विच इंक्लूड्स बोथ सेल एंड वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, जहां पे सेल जो है मतलब हम सेल कह सकते हैं, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल दोनों है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक जेनेरिक टर्म है जिसपे एक सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल दोनों है। सेल मतलब सेल कर देना, इसको हम लोग क्या कह सकते कि ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है और ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ जी, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब सेल हो चुका है, एंड ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है मतलब सेल करने के लिए मैं रेडी हूं, मैंने एग्री कर दिया है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का जो चीज है फंडा हम लोग समझ चुके हैं यहां पे। अंडरस्टूड? अब ये जो फीचर होगा कॉन्ट्रैक्ट का ये भी हम लोग समझेंगे, फीचर क्या क्या रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। ये एक प्रकार का फीचर आप पकड़ सकते हो। ठीक है, ये जो जेनेरिक टर्म मैंने बताया एक्सप्लेन किया, ये पहला फीचर है। ठीक है, फर्स्ट फीचर है, हम लोग फीचर देख रहे हैं। अंडरस्टूड? पहला फीचर है। दूसरा फीचर क्या हो सकता है कि इट इज बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, बिटवीन, क्या हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में होता है। क्या आप अपने आप ही अग्रीमेंट कर सकते हो, अपने आप के साथ ही क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? ऐसा तो नहीं होता, दो आदमी चाहिए होता है, आदमी औरत कोई भी इंसान चाहिए होता है दो। ठीक है, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, अब इनमें से दो पार्टी कौन कौन है? पहला पार्टी होगा सेलर, दूसरा है कौन बताइए? अगर एक सेलर है दूसरा बायर। क्या दूसरा बायर है? हाँ जी सर, दूसरा तो बायर होगा। अगर एक सेलर है तो दूसरा बायर होगा। अब ये बन जाएगा आपका पॉइंट 2। ठीक है सर, लिखना है? हाँ जी लिखना है, लिख के रखो सो दैट भूलोगे नहीं आप। तीसरा बता दीजिए। तीसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। बताओ क्या? इट मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है कि भैया सेल करेंगे ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है। कंडीशनल का मतलब होता है कि कुछ कंडीशंस रहना कि अगर ये हुआ तब जाके मैं ये सेल करूँगा, तब ये जाके सेल पूरा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशनल कहलाता है। एंड एब्सोल्यूट तो नॉर्मल जो सेल होता है वही, नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल के लिए वही। कंडीशनल मतलब
कोई कंडीशंस आ रहा है इसके साथ, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ कंडीशंस है अटैच्ड, कंडीशंस आर अटैच्ड टू इट। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपका पॉइंट 3। ठीक है, आराम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट 4, क्या बताइए? इट मे बी या हम लोग लिख सकते हैं एक्सप्रेस्ड इन ऑरल और राइटिंग। ठीक है, इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन ऑरल और राइटिंग। तो ये 4 जो चीज़ है हम लोग देख चुके हैं। ऑरल एंड राइटिंग का मतलब है ये मुंह जुबानी भी हो सकता है। अगर मैं मुंह से बोल दूं कि भैया सेल करने वालों मैंने आपको सेल करूंगा, ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। एंड अगर राइटिंग में देना है तो राइटिंग में भी दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों प्रोसीजर जो है वो पूरा सही है। अब इसको अगर मैं शॉर्टकट में आपको याद दिलवाने के लिए, एग्जाम टाइम में याद कैसे रखोगे, क्या ये चीज़ हम लोग शॉर्टकट में समझ सकते हैं? ये जो हम लोगों ने समझा है पहला वाला चीज़, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट का पहला फ्यूचर है कि ये बायलेटरल है? हाँ जी बताइए। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2 जन चाहिए होता है, 1 जन से नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है ट्रांसफर या तो अग्री टू। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अपना गुड्स, हो जाएगा अपना सब्जेक्ट मैटर। प्राइस अपने को देना होगा एज कॉन्सिडरेशन, प्राइस एज कॉन्सिडरेशन, प्राइस एज कॉन्सिडरेशन। अब ये जो कॉन्सिडरेशन है ये हम लोग पार्टली भी दे सकते हैं या तो फुल्ली भी दे सकते हैं। consideration as price can be थोड़ा नीचे आके लिखते हैं, पार्टली और फुल्ली। अच्छा, तो सर एक चीज़ बताइए, क्या जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है ये फीचर्स है? हाँ जी, फीचर्स ये भी है, ये भी है। ठीक है, फीचर्स, ये भी फीचर्स है, ये भी फीचर्स है। अब बायलेटरल का आप इससे समझ सकते हो जो मैंने समझाया आपको। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, 2 पार्टीज, बायलेटरल। ट्रांसफ़र होना चाहिए, ट्रांसफ़र और अग्री टू ट्रांसफ़र जो हम लोगों ने यहाँ पे समझा, ट्रांसफ़र और अग्री टू ट्रांसफ़र। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने देखा गुड्स शुड बी द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, प्रॉपर्टी इन गुड्स, अंडरस्टूड। उसके बाद प्राइस एज कॉन्सिडरेशन अपने को पे करना होगा, ये देखो प्राइस एज कॉन्सिडरेशन। और एक एडिशनल है जो कि है ये पार्टली भी हो सकता है, फुल्ली भी हो सकता है पेड। ये लिख सकते हो, प्लस एडिशन में आप ये सब भी लिख सकते हो। इट मे बी एब्सोल्यूट कंडीशनल, इट मे बी एक्सप्रेस ऑरली और रिटन। ये सारे भी फीचर्स ही है। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं, आपको इसको सब चीज को फीचर्स की तरह लेना है। तो फीचर्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं ठीक है, फीचर्स जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैंने यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा फीचर समझा दिया। डेफिनेशन से उठा के मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है कुछ फीचर्स, एंड कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, डन डना डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, एकदम बवाल। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग सेल करेंगे, क्या सेल करेंगे सर? सेल करेंगे हम लोग सर गुड्स। सर हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं। अगर हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे गुड्स है क्या चीज़, ये भी तो मेरे को पता होना होगा ना। गुड्स अगर सेल कर रहे हैं तो कौन से चीज़ों को हम लोग गुड्स कॉन्सिडर करेंगे वो भी तो पता करना होगा। तो सबसे पहला चीज़ है स्टॉक्स एंड शेयर्स। स्टॉक्स एंड शेयर्स, तो ये ध्यान में रखना है, स्टॉक्स एंड शेयर्स जो है वो भी हम लोग गुड्स के तौर पे लेते हैं। कौन से एक्ट में? इसी गुड्स के एक्ट में। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स के एक्ट में। अच्छा, दूसरा हो जाएगा ग्रोइंग क्रॉप्स, जो ग्रो हो रहे हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स। तीसरा ग्रास कह सकते हो, ट्रीज कह सकते हो। चौथा
थिंग्स अटैच्ड, ये आप लोगों ने बहुत जगह पे पढ़ा है, आपने टेक्स्ट में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी पढ़ोगे आप, देखो अच्छे से। थिंग्स अटैच्ड एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, which are agreed to be served before sale or under the contract of sale। ठीक है, थिंग्स जो कि अटैच्ड है एंड फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड, हमने अग्री कर दिया कि सेल कर देंगे, ठीक है, अग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अंडरस्टूड। अब ये क्या चीज है, ये वो चीज है कि लैंड के साथ जो आता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, मतलब वही जो ट्रीज वगैरह है, ग्रास वगैरह है, वो सारा चीज़, उसको भी हम लोग एज अ गुड जो है वो हम लोग उसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन ऑफ गुड। ये अंडर सेक्शन 7 कहा गया है, सेक्शन 7 याद रख पाओगे? हाँ जी, याद रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टफ तो है नहीं। फिर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को हम लोग क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स नंबर 1। ठीक है, गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 1 2 3। पहला हो जाएगा अपना ब्यूटीफुल सा चीज, क्या बता दीजिए सर? पहला हो जाएगा अपना एग्जिस्टिंग गुड, EXISTING, एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अपना फ्यूचर गुड्स, तीसरा हो जाएगा अपना कॉन्टिंजेंट गुड्स। ठीक है, तीसरा हो जाएगा कॉन्टिंजेंट गुड्स। अब ये है क्या चीज? सबसे पहले समझते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है। एग्जिस्टिंग गुड्स, अब एग्जिस्टिंग गुड्स जो है इसको भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला होगा स्पेसिफिक गुड, स्पेसिफिक गुड्स। दूसरा होगा असर्टेन गुड्स, तीसरा होगा अनअसर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन। ठीक है, ये 3 कैटेगरी हो जाएगा एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए। अब एग्जिस्टिंग नाम से पता चल रहा है कि है ये चीज, ये है। स्पेसिफिक गुड का मतलब होता है जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, देखो जब मैं समझाऊंगा अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, अच्छे से। स्पेसिफिक गुड का मतलब होता है जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब अपने को पता है कि ये गुड है, ये है गुड, आइडेंटिफाइबल है कि भैया ये है गुड, ये स्पेसिफिक गुड ही जाने वाला है आपको। ठीक है, स्पेसिफिक गुड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो कुछ भी चीज़ हो सकता है। जैसे आपने कोई फर्नीचर जो है, फर्नीचर आपने खुद के डिज़ाइन का फर्नीचर बनवाया है। ठीक है, अब ये असर्टेनेबल है ना, ये तो आइडेंटिफाइबल है कि भैया यही जाने वाला है। ठीक है, यही जाने वाला है। तो जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब असर्टेन रहते हैं हम लोग कि भैया ये स्पेसिफिक गुड है, यही गुड जाने वाला है। असर्टेन गुड्स का मतलब होता है ये लगभग स्पेसिफिक गुड जैसा ही है, लेकिन जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब तक अपने को पता नहीं होता कि भैया ये कौन सा गुड रहेगा, लेकिन असर्टेनेबल रहता है कि भैया हाँ जी यही गुड जा सकता है, यही गुड्स जो है वो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये सिमिलर है स्पेसिफिक गुड जैसा, लेकिन
ये असर्टेन तब होता है जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट करना, जब हम लोग एग्री कर लेते कि ठीक है ये चीज़ है, उसके बाद हम लोग नॉर्मली असर्टेन करते ठीक है ये गुड जाने वाला है। समझ में आ रहा है? ये स्पेसिफिक गुड जो है ये हम लोग सेल कर रहे हैं, तो इट इज़ लाइक स्पेसिफिक गुड, एकदम स्पेसिफिक गुड जैसा ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के वक्त या कॉन्ट्रैक्ट से पहले भी अपने को पता है कि भैया ये गुड जाने वाला है, ये है स्पेसिफिक गुड। लेकिन जब तक कि ना हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर ले तब तक अपने को पता नहीं चलता कि कौन सा गुड जाने वाला है, वो है असर्टेन गुड। लेकिन अपने को पता कि हाँ जी इनमें से ही कुछ होगा। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तब अब हम लोग स्पेसिफाई हो जाते हैं कि ठीक है ये गुड जाने वाला है। ठीक है, अब असर्टेन गुड्स का मतलब होता है कि भैया अपने को सही में नहीं पता कौन सा गुड जाने वाला है। ठीक है, ये हम लोग असर्टेन नहीं कर सकते कि कौन सा गुड जाने वाला है, कौन सा गुड जाने वाला है। इट इज अनसर्टेनेबल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी, ठीक है, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब तक अपने को नहीं पता चलता, तब भी अपने को नहीं पता चलता कौन सा गुड जाने वाला है, मतलब हम लोग डिसाइड नहीं करते तब तक। अनसर्टेन गुड्स मतलब हम लोगों ने डिसीजन नहीं किया कि कौन सा गुड जाने वाला है, लेकिन हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये गुड जाने वाला है, इस प्रकार का गुड जाने वाला है, लेकिन कौन सा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तक भी पता नहीं चलता। बाद में जाके आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अपने को हम लोग डिसाइड करते कि हाँ जी ये गुड जाने वाला है, वो है अनसर्टेन गुड्स। ठीक है, गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अंडरस्टूड ना, समझ में आ चुके? वो अनसर्टेन गुड बाद में हम लोग डिसाइड करते कि ठीक है वो जाने वाला है। अंडरस्टूड। उसके बाद है फ्यूचर गुड्स। अच्छा, फ्यूचर गुड का 3 चीज़ है आपको जानने लायक। ठीक है, फ्यूचर गुड जो है ये हम लोग 3 चीज़ें जान सकते हैं फ्यूचर गुड के बारे में। अब मैं समझा दूं आपको कौन सा वो 3 चीज़ें हैं। ठीक है, देखो फ्यूचर गुड जो है ना भैया, पहली बात कि गुड एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, नॉट इन एग्जिस्टेंस, नॉट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भैया वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। ठीक है, एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा चीज ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हम लोग फ्यूचर गुड कर रहे हैं ना, अपने को पता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 2 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, 2 प्रकार का हो सकता है। एक है क्या बताइए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और एक है एग्रीमेंट टू सेल। देखो हम लोगों ने देखा यहाँ पे भैया 2 प्रकार का होता है, सीधा बात। एक तो भैया कि सेल कर दिए, दूसरा अग्री कर रहे हैं कि हाँ जी सेल करेंगे आपको। तो अगर फ्यूचर गुड है अपने को तो कैसे पता चलेगा कि भैया ये हम लोग सेल करेंगे, तो हम लोग अग्री करें ना कि हाँ जी सेल करेंगे। तो इट इज आप लिख सकते हो यहाँ पे, सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज नॉट सेल, ठीक है, इज नॉट सेल बट an agreement to sell। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है फ्यूचर का हम लोग समझ चुके। अब कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या है समझ लीजिए। कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या है? कॉन्टिंजेंट गुड्स का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर डिपेंड रहना। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर इवेंट। अब इट मे और मे नॉट हैपन, उस प्रकार के मतलब ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है ये मे और मे नॉट हैपन। अंडरस्टूड? मे और मे नॉट हैपन, इसको कहा जाता है कॉन्टिंजेंट गुड्स। समझ में आ रहा है? कॉन्टिंजेंट गुड्स सेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अंडरस्टूड? इसका एग्जाम्पल कुछ दे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मैं हूँ एक दुकानदार, ठीक है, मैं सेल करता हूँ लैपटॉप्स। अब मेरा एक कस्टमर आया, बोला कि मेरे को वो लैपटॉप चाहिए, लेकिन वो लैपटॉप जो है, वो जो स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप है वो मेरे को मंगवाना होगा किसी दूसरे कंट्री से। मैंने उसको कहा ठीक है मैं मंगवा दूंगा। अंडरस्टूड? ठीक है मैं मंगवा दूंगा। अब
ये जो लैपटॉप आ रहा है ये आ रहा है एक शिप में, ऑब्वियसली शिप में आएगा, ठीक है, शिप में आ रहा है। अब ये जो शिप में आ रहा है, अब ये डिपेंड करता है कि मैं इसको लैपटॉप जो है वो सेल कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया ये शिप जो है हमारे लैंड तक, हमारे शोर तक, हमारे जगह तक पहुंच जाए। अगर फॉर एग्जांपल ये शिप पहुंचा ही नहीं, ये शिप जो है ये पहुंचा ही नहीं, ये कहीं और पे भटक गया, तो क्या मैं सेल कर सकता हूँ? नहीं सेल कर सकता। तो इसको कहा जाता है कॉन्टिंजेंट गुड, जो मे नॉट हैपन, ठीक है, आई मे सेल और मे नॉट बी एबल टू सेल। अंडरस्टूड? समझ में आ चुका है? हाँ जी, ये एक प्रकार का फ्यूचर, एक प्रकार का हम कह सकते हैं इसको, एक प्रकार का फ्यूचर गुड ही है, ठीक है, कॉन्टिंजेंट गुड्स। अंडरस्टूड? ओके, समझ चुके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बवाल। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे हम लोग? देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे यहाँ पे, सेल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला होगा अपना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। दूसरा है अपना डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में? सिंपल सा डिफरेंस है कि ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है इसमें ओनर का नाम नहीं रहता है, नाम नहीं रहता है, नो नेम। अंडरस्टूड? एंड ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें ओनर का नाम रहता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है इट इज अ बियरर डॉक्यूमेंट, मतलब जो कोई इंसान इसको अपने पास रख रहा है वो ये गुड का मालिक है, सीधा बात, नो बकवास, ठीक है। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है जहां पे लिखा होगा कि ये गुड्स के बारे में सब कुछ लिखा होगा, लेकिन इसका जो ओनर है उसके बारे में कुछ लिखा नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट जिस भी बंदे के हाथ में रहेगा वो बंदा जो है वो मालिक रहेगा उस गुड्स का। तो उस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का मतलब होता है इट कंटेन्स द नेम ऑफ द रियल ओनर, ठीक है। तो डिफरेंस में आप लिख सकते हो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, फटाफट लिख डालो यहाँ पे, दो डिफरेंस लिख डालो। एक तो है इसका डेफिनेशन लिख डालो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का, इट इज अ बियरर डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स नो नेम ऑफ द ओनर एंड सो एनी पर्सन हु पोजेसेस सच डॉक्यूमेंट इट इज डीम्ड टू बी द ओनर, ठीक है। ये आप लिख डालो यहाँ पे, अगर सुनने में कुछ दिक्कत हुआ तो रिवाइंड कर लो। एंड इस साइड में लिखो कि इट कंटेन्स द नेम ऑफ द रियल ओनर, अंडरस्टूड, इट कंटेन्स द नेम ऑफ द रियल ओनर, आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता दीजिए सर इसके। हाँ जी, जैसे नंबर 1 रेलवे रिसीट। अच्छा, आप रेलवे का जो टिकट कटवाते हो ना, नॉर्मल रेलवे का, ऐसा नहीं कि आप कहीं जगह से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, ऐसा नहीं, लोकल वाला ट्रेन जो टिकट कटवाते हो, वो जो आपको रिसीट मिलता है, क्या उसमें आपका नाम रहता है? नहीं, नाम नहीं रहता है, झूठ मत बोलो, नाम नहीं रहता है। उसमें क्या रहता है? सिर्फ लिखा रहता है कि यहाँ से इस स्टेशन से इस स्टेशन जा रहे हैं हम, ठीक है। अब ये जिसके भी पास रहेगा वो रहेगा ओनर। दूसरा बता दीजिए, दूसरा है बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ लैंडिंग। तीसरा बता दीजिए सर, तीसरा भी बता देते हैं, डॉक वारंट, डॉक ये पोर्ट में यूज होता है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंडरस्टूड। एंड यहाँ पे ये जो ओनर है यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे और एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे और एक एग्जांपल लिख दे, शेयर वारंट, हाँ जी। और इसके ऑपोजिट का क्या होगा? शेयर सर्टिफिकेट। इसका एग्जांपल बता दीजिए, इसका एग्जांपल होगा शेयर सर्टिफिकेट,
शेयर सर्टिफिकेट पे आपका नाम रहता है लेकिन शेयर वारंट पे नाम नहीं रहता। तो इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों को। अंडरस्टूड, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल। अब ना बहुत फेमस डिफरेंसेस जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखें हम लोग, बहुत फेमस डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। पहला डिफरेंस होगा सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, एक होता है सेल, दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल, एक होता है सेल, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। मतलब डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस ये है कि पहले वाला जो है ना, पहले वाले में हम लोग सेल कर देते हैं एंड दूसरे वाले में हम लोग सिर्फ अग्री करते कि भैया हाँ जी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाचा विधायक है हमारे, कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका हम लोग अच्छे से डिफरेंस लिखवा दूंगा मैं आप लोगों को, मेरे छोटे छोटे बड़े बड़े भाई बंधुओं को। देखो यहाँ पे बेसिस लिख डालो, ठीक है, यहाँ पे लिख डालो बेसिस। भैया बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड फेमस है एग्जामिनेशन में, फिर से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको 3 स्टार दे दिया मैंने। ठीक है, चौथा स्टार दे दो, चलो 5 स्टार दे दिया। IMDb रेटिंग, ठीक है, IMS रेटिंग, IMSAM रेटिंग, ठीक है। चलो बेसिस में हम लोग देखेंगे सबसे पहला चीज कि सेल है तो ट्रांसफर देखेंगे हम लोग सबसे पहले। ट्रांसफर कैसे होगा? ट्रांसफर ये हो जाएगा इमीडिएट ट्रांसफर, इमीडिएट ट्रांसफर, ठीक है। और यहां पे फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट, ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट। आप यहाँ पे लंबा चौड़ा लिख भी सकते हो, ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट, ठीक है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, फ्यूचर डेट लिख दिया ना, यहाँ पे और एक चीज लिख डालो, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन इवेंट्स, या तो कंडीशंस लिख सकते हो। ठीक है, ओके सर। दूसरा बता दीजिए। दूसरा होगा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये एग्जीक्यूटेड है और ये एग्जीक्यूटरी, EXECUTORY, ठीक है। मेरे को ऑस्कर मिला है हैंड राइटिंग में, इसलिए थोड़ा संभल के लिखना, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बोल दो, सर ये क्या लिखा आपने, समझ में नहीं आया। थर्ड है कि नेचर ऑफ गुड इन्वॉल्व्ड, गुड्स का जो नेचर होगा उसका क्या नेचर है, ठीक है। नेचर ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्ड, यहां पर है एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक, एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक। ऑब्वियसली एग्जिस्ट करना होगा ना, क्योंकि सेल हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकता है, स्पेसिफिक गुड्स भी हो सकता है, एंड ऑल्सो फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिंजेंट गुड्स, कॉन्टिंजेंट। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे फ्यूचर एंड कॉन्टिंजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेल ऑलरेडी सेल हो चुका है, अंडरस्टूड। और ये अभी तक हुआ नहीं, एग्री की है भैया सेल करेंगे तो करेंगे, अगर एग्री कर रहे हैं तो फ्यूचर का हो गया ना वो चीज़। हाँ जी सर, मज़े की बात बोल दी है सर आपने एकदम। आ जाओ, थोड़ा और इसको लिखवा देते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। थर्ड हो चुका है, फोर्थ पॉइंट देखो। फोर्थ पॉइंट में क्या बोले, रिस्क, यहां पे लिखो रिस्क फॉल्स ऑन बायर,
ठीक है, रिस्क फॉल ऑन बायर, यहाँ पे फॉल्स ऑन सेलर, रिस्क फॉल्स ऑन सेलर। अच्छा, ये जो रिस्क है इसका क्या रिस्क समझा दीजिए सर, सब समझे नहीं। लॉस और डैमेज, ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो लॉस और डैमेज टू गुड्स, या तो लिख सकते हो रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज, रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो रिस्क फॉल्स ऑन बायर, जो खरीद लिया ऑलरेडी उसके ऊपर होगा भैया, अगर लूज कर दिया आपने, डैमेज हो गया तो। और यहाँ पे रिस्क ऑफ सेलर, सेलर क्यों, क्योंकि अभी तक सेल हुआ नहीं है ना, अगर सेल नहीं हुआ है तो किसके ऊपर रहेगा जिम्मेवारी, बताइए ना। हाँ जी, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, यहां पर होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ क्या बताइए, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर। और यहां पे छठवा पॉइंट लिख सकते हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर। अगर सेलर ने ब्रीच किया तो क्या होगा, एंड अगर बायर ने ब्रीच किया तो क्या होगा। अगर सेलर ने ब्रीच किया तो सीधा सीधा बात, नो बकवास, ठीक है। ये जो बायर है कैन सू फॉर डैमेज एंड ऑल्सो कैन रिकवर द गुड्स। अच्छा, ये समझे नहीं सर, समझा दीजिए। देखो कभी कभार तो देखो सेलर मतलब जो मैं सेल कर रहा हूं आपको, मैंने प्रॉमिस किया आपको सेल करूंगा, लेकिन मैंने ब्रीच कर दी, मैंने सेल नहीं किया आपको, तो आपको जो वो मतलब आपको जो वो नुकसान हुआ क्योंकि मैंने सेल नहीं किया, उसका तो आपको भरपाई करना ही होगा, जो कि है डैमेजेस। उसी के साथ साथ जो गुड्स आपने नहीं दिया वो तो आपको देना ही पड़ेगा, तो मैं सू कर सकता हूँ आपको उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे हाँ जी, बायर कैन सू फॉर डैमेजेस, बायर कैन सू फॉर डैमेजेस, क्योंकि गुड्स तो अभी तक आपके हाथ में आया नहीं है ना। अगर गुड्स अभी तक आपके हाथ में आया नहीं है, ये तो फ्यूचर वाला चीज़ हो चुका है, ठीक है। तो आप क्या डैमेजेस के लिए आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है, सू कर सकते हो। एंड अगर बायर ने ब्रीच कर दिया तो हाँ जी, तो सेलर जो है, सेलर अब यहाँ पे सेलर होगा, सेलर कैन सू फॉर डैमेज प्लस बताइए, हाँ जी, रिकवर ऑफ गुड्स, ये लिख ला लो यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस, सेम चीज़, ठीक है। ये उल्टा सीधा हो जाएगा, अगर सेलर ने ब्रीच किया तो डैमेज इन गुड्स, एंड अगर बायर ने ब्रीच किया तो सेलर भरेगा, एंड अगर सेलर ने ब्रीच किया तो सेलर ने अगर ब्रीच किया तो बायर सू कर सकता है, अगर बायर ने ब्रीच किया तो सेलर सू कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट चीज़ें समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात, इतना ही याद रखो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग सेल एंड हायर परचेज का डिफरेंस, क्या बताइए, सेल एंड हायर परचेज। नेक्स्ट होगा सेल एंड हायर परचेज, ठीक है, ये होगा दूसरा। तीसरा हम लोग समझेंगे सेल वर्सेस बेलमेंट, सेल वर्सेस हायर परचेज, सेल वर्सेस बेलमेंट। ये हम लोग जब इंस्टीट्यूट के मटेरियल में हम लोग मार्किंग करवाएंगे ना, तब वहाँ से मार्किंग करवा देंगे, समय थोड़ा कम लगेगा वहाँ पे, ठीक है, वो वहाँ से कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि भैया डिलीवरी जो हम लोग करेंगे गुड्स का, भैया बोल दिए पहले ही डेफिनेशन में कि भैया गुड्स को डिलीवर करना है, तो डिलीवरी का डेफिनेशन समझेंगे। डिलीवरी
डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला होता है एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, तीसरा होता है अपना सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, समझा दीजिए सर। बहुत इजी है भाई मेरे, बहुत इजी है। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है कि फिजिकली वो गुड्स पहुंच जाना, ठीक है, फिजिकली वो गुड्स किसी और को डिलीवर कर देना। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है कि डिलीवरी एक्चुअली हुआ नहीं है, मतलब रियल जो गुड है ना वो, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ए ने बी को गुड्स भेजा, ए ने बी को गुड्स भेजा, लेकिन ए ने बी को जो गुड्स भेजा है वो बी को मिला नहीं है अभी तक बी को मिला नहीं है, उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल ए बी का फ्रेंड है, ए ने सी को रिक्वेस्ट किया कि सुन ये गुड्स जो है ना ये बी का है, ठीक है, मैं एक बी को दे रहा हूँ, क्या तू बी के लिए इस गुड्स को अभी होल्ड करके रख सकता है, तेरे पास रख सकता है क्या ये गुड? तो सी ने कहा हाँ जी रख सकता हूँ। अब एक्चुअली बताओ ए ने डिलीवर किया कि नहीं गुड बी को? हाँ जी, बी को डिलीवर कर दिया है गुड जो कि सी होल्ड करके रखा है। क्या बी को गुड मिला है? नहीं मिला है, लेकिन डिलीवरी हो चुका है। समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये जैसे इंस्टीट्यूट का मटेरियल निकालेंगे ना, मैं मार्किंग करवा दूंगा, तो लिख भी सकते हो विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी एज इन केस ऑफ डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। बी ने एक्नॉलेज किया कि जी हाँ जी हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब होता है सिंबल, मतलब कोई भी चीज आप सबमिट कर रहे हो तब जाके, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्यूमेंट्स, घर का पेपर, ठीक है, घर का पेपर फॉर एग्जाम्पल। एक बात बताओ, घर का पेपर, घर अगर मेरा घर किसी और को डिलीवर कर रहा हूँ, क्या मैं घर उखाड़ के लेकर जाऊँ या उसको मैं कीज दे दूँ और पेपर जो है वो ट्रांसफ़र कर दूँ? तो ये जो कीज देना ये सिंबल है एक प्रकार का कि घर मैं उसको दे रहा हूँ। पेपर ट्रांसफ़र करना इसका मतलब ये है कि मैं घर उसको दे रहा हूँ। इसको कहा जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी। समझ में आ रहा है? डिलीवरी ऑफ ए थिंग इन टोकन, ये तो एक प्रकार का टोकन हो गया ना। हाँ जी, कहीं पे जा रहे हो खाना खाने, टोकन सिस्टम, टोकन, जब टोकन देते हो तब जाके आपको खाना मिलता है, वो टोकन सिस्टम जो हो रहा है सिंबॉलिक डिलीवरी, कि वो टोकन दोगे तब जाके डिलीवरी होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले भैया वीडियो को जरूर लाइक कर दिए। अगर वीडियो को लाइक कर रहे हो आप तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेंगे एंड मेरे को भी फ़ायदा होगा कि मेरा ये जो टीचिंग्स है ये सब स्टूडेंट तक पहुँच रहा है, द नीडी स्टूडेंट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रूर ठोक देना लाइक। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड, ये क्या है बताइए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड, इसमें हम लोग ने सीखा था कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड है ये है क्या? ये एक्चुअली एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? सेल करने का। किस चीज का? सेल, गुड्स का, ठीक है। इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय जो सेलर है वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है, या तो अग्री करता है, या तो ट्रांसफर कर देता है, या तो सेल कर देता है, या तो अग्री करता है कि हाँ भैया मैं सेल करूंगा, टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू दी बायर फॉर अ मनी कॉन्सिडरेशन कॉल्ड दी प्राइस। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में भी देखा है ये चीज, ठीक है। तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मार्किंग करवा रहे हैं आज हम लोग, तो पहला वीडियो जरूर देख लियो भाई मेरे। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़िए सर। आगे यहाँ पर है ऐसा चीज कि द फॉलोइंग आर दी एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला चीज हम लोगों ने देखा था एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना होगा, मतलब दो इंसान इन्वॉल्व है यहाँ पे, ऐसा नहीं दो या तो दो से ज्यादा, लेकिन एक इंसान अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ट्रांसफर होना होगा किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी, वो गुड्स के फॉर्मेट में होगा, प्राइस और मनी कॉन्सिडरेशन होना होगा, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यही है ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये 1 2 3 एंड 4 समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। बवाल बहुत इजी सा चीज़ है सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन रीड कर लेना कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, गुड्स किसको कहा जाए, प्राइस क्या है, एंड ऑल एसेंशियली, ये नॉर्मल चीज़, ठीक है।
अच्छा, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, सेल क्या होता है एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, अच्छे से देख लीजिए ध्यान से। द फॉलोइंग पॉइंट्स विल ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एन एग्रीमेंट टू सेल। नाउ व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल? लिसन वेरी केयरफुली। In a sale, the property in the goods sold passes to the buyer at the time of contract. ठीक है, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब ही जाके हम लोग गुड को सेल कर देते हैं, पास कर देते हैं प्रॉपर्टी को। दैट ही बिकम्स द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स। जिसको हम सेल कर रहे हैं वो बन जाता है ओनर। इन एन एग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप डज नॉट पास। वो ओनरशिप पास होता ही नहीं है क्योंकि हमने अग्री किया लेकिन किया नहीं है टू द बायर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट इट पासेज ओनली व्हेन इट बिकम्स सेल। मतलब जब सेल होगा तब जाके पास होगा। ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइम और द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांजैक्टेड। एग्रीमेंट टू सेल हम लोग कब करते हैं? अब एग्रीमेंट टू सेल में बहुत कुछ हो सकता है। एग्रीमेंट टू सेल में मैं ये कह सकता हूं कि भैया अगर तूने ये चीज कर दिया तब जाके मैं डेफिनेटली मैं एग्री कर रहा हूं, तूने अगर ये चीज कर दिया तो मैं ये चीज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर तूने मेरी ब्यूटीफुल बेटी चंपा से शादी कर लिया तो मैं तुमको ये जो मेरा घर है, प्रॉपर्टी है, वो मैं तुमको सेल कर दूंगा, तुम इसका मालिक हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अग्रीमेंट टू सेल होना, अग्री करना कि हाँ जी हम सेल कर देंगे। या तो आप सप्लायर के रूप में भी देख सकते हो, ठीक है। सप्लायर ने क्या कहा बताइए? सप्लायर ने कहा कि भैया अगर तुम मेरे को इस डेट तक पेमेंट कर देते हो तब जाके मैं तुमको सेल करूंगा, ठीक है। तो वो कुछ कंडीशंस है ना, कुछ सर्टेन टाइम का बात है, सर्टेन कंडीशंस का बात है कि हम एग्री कर रहे हैं, हाँ जी। और ये जो सेल है नॉर्मल सेल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब ये जो सेल है ये तो किसी भी दुकान में आप जाके कुछ भी परचेज कर सकते हो, वो आपको सेल कर रहा है, वो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। लेकिन हाँ मैं सेल करूंगा वो अलग चीज हो जाता है कि नहीं? ये थोड़ा डिफरेंस जो है ये आप लोग समझ लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल सा चीज है। दूसरा हो जाएगा एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं क्योंकि एग्जीक्यूट होने वाला है। अग्रीमेंट टू सेल है एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। लेकिन एक सेल जो है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एन एग्रीमेंट टू सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट प्योर एंड सिंपल बट सेल इज कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉन्वीनियंस, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब समझना कि भैया कॉन्ट्रैक्ट प्योर एंड सिंपल, यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अग्री कर रहे हैं। लेकिन सेल में क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है प्लस कॉन्वीनियंस, मतलब वो जो चीज़ है वो तो चला जा रहा है ना, ठीक है। डी देखो फटाफट, डी में क्या बताया? डी में बताया इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल एंड द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट द लॉस फॉल्स ऑन द सेलर, ठीक है। और अगर सेल हो रहा है एंड गुड्स लॉस हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कौन हूँ, मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया, ठीक है, और किसी एक्सीडेंट के वजह से गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो जो सेलर है उसके ऊपर जाएगा क्योंकि हमने एग्रीमेंट किया है लेकिन गुड्स तो अभी तक मेरे पास पहुंचा नहीं है ना। लेकिन जो हम लोग सेल कर रहे हैं, सेल मतलब अभी भी सेल कर दिए, ठीक है। आपने कंप्यूटर खरीद के लेकर गए मेरे दुकान से, अभी भी सेल कर दिया मैंने, ठीक है। रास्ते में जाने के समय पे वो गिर गया, लैपटॉप था, कंप्यूटर था, कुछ भी, स्क्रीन डैमेज हो गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बायर, ठीक है। इवन दो द गुड आर विद द सेलर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन अ सेल द लॉस फॉल्स ऑन द बायर इवन दो द गुड आर विद द सेलर। मतलब ये एक चीज़ जो है ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता है। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बता दिया यहाँ पे, गुड्स सेलर के पास या तो सेलर के पास कैसे रह सकता है, क्योंकि हमने तो अभी अभी सेल कर दिया है ना। हाँ जी, अभी अभी सेल कर दिया है ना। फॉर एग्जाम्पल ये सेल कर दिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल कर दिए अभी अभी, लेकिन आपने गुड नहीं लेकर गए। आप बोले कि सेलर को आपने बताया कि एक काम कीजिए, गुड यहीं पर रख दीजिए, मैं बाद में आकर लेकर जाऊंगा। फिर बाद में आके आप लेकर गए, घर में जाकर आप देखते हो कि भैया ये चल नहीं रहा है, ठीक है, वारंटी पीरियड वगैरह ये अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक निकल जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें डैमेज कौन भरेगा? डैमेज जो बायर है वो भरेगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, पैसा आपने दे दिया है, गुड आपने ले लिया है, हालांकि वो गुड उसी के पास है, लेकिन फिर भी हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि भैया इसमें कुछ डैमेज हो गया तो भैया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना दिमाग में, सिर्फ दिमाग में दो चीज रख दो, एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल के बीच में क्या डिफरेंस है। इस पॉइंट को लेकर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये बताया कि भैया अगर एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं हम लोग एंड गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है तो लॉस जो है वो सेलर बेयर करेगा, और जो सेल हो जाता है तब अगर किसी भी प्रकार का डैमेज हो रहा है गुड्स को तब वो बायर बेयर करेगा। इतना आप जो है याद करो, बाकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल एंड द सेलर कमिट्स अ ब्रीच, सेलर कौन कमिट कर रहा है? ब्रीच, सेलर कमिट कर रहा है ब्रीच। द बायर, अब देखो अच्छे से, the buyer has only a personal remedy against the seller, namely a claim for damages. But if there has been a sale and the seller commits a breach by refusing to deliver the good, the buyer has not only a personal remedy with him but also other remedies which an owner has in respect of his goods themselves, such suit for conversion or return etc. अच्छा समझो, ये जो चीज़ है ना, ये डिफरेंस मैंने आपको उसमें फॉर्मेट के तौर पे हमने आपको समझा दिया था कि अगर सेलर जो है एग्रीमेंट टू सेल में क्या हो जाता है, अगर सेलर ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट तो आप सिर्फ अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल हो रहा है, सेल, उसमें अगर सेलर ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट तब आप डैमेजेस तो क्लेम कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपना जो गुड है उसको भी आप जो है क्लेम कर सकते हो। डैमेजेस मतलब जो अपॉर्चुनिटी था आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो था वो तो कट चुका है ना, क्योंकि आपने ब्रीच किया। मेरे को अगर ये लैपटॉप समय पे मिल जाता तो मेरा 1,00,000 का बच जाता नुकसान, ठीक है, नुकसान नहीं होता। लेकिन आपने सेल भी कर दिया लेकिन लैपटॉप जो है वो समय पे आपने डिलीवर भी नहीं किया, तो मैं तो अपना वो जो अपॉर्चुनिटी था 1,00,000 रुपए का, वो जो डैमेज हुआ है वो तो मैं लूँगा, प्लस मेरा जो लैपटॉप है उसका भी वो प्रोडक्ट है वो भी मैं आपसे ले लूँगा। समझ में आ रहा है? ये सेल के केस में। लेकिन जो अग्रीमेंट टू सेल होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, सिर्फ आप डैमेजेस ले सकते हो, समझ में आ रहा है? तो यही बात है, मैंने चार्ट फॉर्म में समझा रखा है, आप चार्ट फॉर्म में देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बेलमेंट के बारे में बता दिए। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? बेलमेंट का मतलब होता है, बेलमेंट इज अ ट्रांजैक्शन अंडर विच गुड आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ये वन पर्सन हो जाता है बेलर, अनदर पर्सन हो जाता है बेली, फॉर सम पर्पसेज अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट। इतना समझ लो, बस हो गया, ठीक है। अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड एज इफ डायरेक्टेड आफ्टर द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। ये मैंने समझाया था आपको कि जैसे ही पर्पस अकम्प्लिश्ड हो जाए उसको डिस्पोज कर देना, या तो जैसे मैंने मतलब या तो रिटर्न कर देना या तो डिस्पोज कर देना। डिस्पोज कैसे करेंगे सर? जैसे बेलर ने बताया है उसी प्रकार से आपको डिस्पोज करना है, जैसे बेलर ने बताया उसी प्रकार से आपको रिटर्न भी करना है, जो भी बेलर बताए उस प्रकार से हो जाएगा। ये हो जाएगा बेलमेंट, ठीक है। चलो ओके। अच्छा, इसमें एक टॉपिक है, देखो, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच प्रॉपर्टी इन गुड पासिस फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉर अ प्राइस। ये सेल का डेफिनेशन बताए। अब यहाँ पे बताए कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए सेल एंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क and labor becomes important when question of passing of property arises for consideration. However, these two are difficult to distinguish. The test generally applied is that if a result of the contract property in an article is transferred to one who has no property therein previously for a money consideration, it is a sale. Where it is otherwise, it is a contract for work and labor. इसका मतलब क्या है? देखो, डिफरेंस समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस समझा रहे। एक है सेल, एक है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेबर। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक चीज बता दी भैया, सेल का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है एक बंदे के पास, जिस बंदे के पास वो प्रॉपर्टी था नहीं पहले। लेकिन अगर ऐसा इस प्रकार का सेल नहीं हो रहा है तो बाकी चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क या तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेबर है, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने बता रखा है, समझे? बहुत भयानक इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो एक बार सिर्फ। अच्छा, सेल एंड हायर परचेज का मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहाँ से देखने का कोई फायदा नहीं है, ये रीड कर लेना एक बार,
फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड। गुड कितने प्रकार के होते हैं भैया? एग्जिस्टिंग होते हैं, फ्यूचर होते हैं, कंटिंजेंट होते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। एग्जिस्टेंस जो है स्पेसिफिक और जेनरिक होता है, असर्टेंट और अनअसर्टेंट होता है। तो ये आपको यहाँ से एक बार रीड कर लेना है, ये रीड कर लेना है, समझे? ऐसे मतलब रट्टा मारने की कोई चीज़ नहीं है, ये आप यहाँ से रीड कर सकते हो। Existing goods are specific goods which are identified and agreed upon at the time of contract of sale. Ascertained goods are either specific goods at the time of the contract or are ascertained or identified to the contract later on made specific. अब ये भी याद कर सकते हो, देखो यहाँ से फ्यूचर गुड का भी ये याद सेंटेंस याद कर सकते हो, कंटिंजेंट गुड का भी ये सेंटेंस आप याद कर सकते हो। इसमें छोटा सा एक पैराग्राफ हिसाब से उन लोगों ने दे के रखा है, तो एक बार रीड कर लेना है अच्छे से, ठीक है? मार्किंग करवाने का कुछ है नहीं, छोटा सा पैराग्राफ है, ये आप खुद रीड करना होगा। अच्छा, इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स। पेरिशिंग ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है समझो। पेरिशिंग ऑफ गुड्स का मतलब होता है वो गुड जो पेरिश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं कुछ दिनों बाद। जैसे कि अ ट्रक ऑफ ग्रेप्स, 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 ठीक है? ये क्या है? पेरिशिंग गुड्स है, जो कि खराब हो जाएगा किसी समय के बाद, आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो उनके बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। देखो, बोले गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड गुड्स पेरिशिंग आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। तब क्या होगा? अगर गुड्स पेरिश हो जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, तब क्या कंडीशन है? एंड गुड्स पेरिशिंग आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, तब क्या कंडीशन है? ये दो चीज़ बताए, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं इजी सा चीज़ बताए, ये पहला वाला समझ लो आप, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बताए कि भैया सुनो एक चीज़, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया है, ठीक है, और ये जो सेलर है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, देखो, ऑफ ए स्पेसिफिक गुड, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, perished or become so damaged as no longer to answer to their description. Answer to the description मतलब इतना लंबा चौड़ा लिख के रख देते हैं, यहाँ पे दिमाग का दही कर देते हैं। मतलब सिंपल से वर्ड में लिख के रखो कि भैया ये अगर ग्रेप है तो ये ग्रेप कहलाने का लायक नहीं है। GRAPES, ग्रेप्स, मैंने ग्रेप्स लिख रहा था। अच्छा, जो भी है, देखो जी की जगह जे लिख दिया मैंने, बहुत बढ़िया सर, ठीक है? ये जो ग्रेप्स है, ये ग्रेप कहलाने के लायक ही नहीं है, वो नो लॉन्गर टू द डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेप लिखा है लेकिन ये ग्रेप है ही नहीं, ये डैमेज हो चुका है, इससे बन सकता है अब मदिरा। अच्छा, देखो क्या बोले, दिस इज, ठीक है? तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, समझ में आ रहा है? गुड्स अगर पेरिश हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अगर गुड पेरिश हो जा रहा है तो वो गुड जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। गुड्स पेरिशिंग आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल क्या है? देखो, सिंपल सा चीज बता दिए, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी का भी पार्टी का फॉल्ट नहीं है, पेरिश हो चुका है या तो डैमेज हो चुका है, एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन, मतलब वही है, ठीक है? तो द एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है? वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। द प्रोविजन अप्लाइज ओनली टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इफ द सेल ऑफ अनसर्टेन्ड गुड, द perishing of the whole quantity of such good in the possession of the seller will not relieve him of his obligation to deliver। इतना याद रखो, यहाँ से यहाँ तक याद रखो। अगर गुड पेरिश हो रहे हैं आफ्टर द सेल ऑफ एग्रीमेंट, लेकिन किसी भी पार्टी का फॉल्ट ही नहीं है इसमें, तो एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है ना, एग्रीमेंट टू सेल है। ये तो ऐसा नहीं है कि भैया ये सेल हो चुका है, ये एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है? समझ में आ चुका है ये दो चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइस में भी फिक्स्ड, मोड्स ऑफ फिक्सिंग प्राइस। प्राइस कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं? प्राइस में भी फिक्स्ड बाई एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है?
मे बी लेफ्ट टू द डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, मतलब फ्यूचर में जाके डिटरमाइन करेंगे, पार्टीज के ऊपर छोड़ दिया है ये चीज, ठीक है। मे बी लेफ्ट टू द फिक्स्ड इन सम वे स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, या तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख के रख दिया भाई कि इस प्रकार से हम लोग इसको स्टिपुलेट करने वाले, प्राइस डिसाइड करने वाले हैं किसी प्रोसीजर से, ऐसा लिख के रखे कॉन्ट्रैक्ट में। या तो मे बी लेफ्ट टू द फिक्स्ड बाय सम थर्ड पार्टी, या तो थर्ड पार्टी जो है वो फिक्स करेगा ये गुड्स का, मतलब ये प्राइस जो है कितना प्राइस रहेगा वो, ठीक है। हो चुका है ये 4 चीज, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंडीशंस एंड वारंटी के बारे में 2 चीज बता रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सा चीज बताया, सुन लो अच्छे से। कंडीशन और वारंटी के बीच में अगर फॉर एग्जाम्पल सेल कर रहे हम लोग, कुछ कंडीशंस रहता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वारंटीज रहते हैं ना, तो उसके बारे में समझ लो एक चीज। कंडीशन के बारे में ये बताया कि भैया अगर सेलर जो है वो कंडीशन को ब्रीच कर रहा है, सेलर किसी भी प्रकार की कंडीशन को अगर ब्रीच कर रहा है, तो हम कौन है, हम जो बायर है वो रिफ्यूज कर सकता है उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिफ्यूज कर सकता है, हम नहीं एक्सेप्ट करने वाले, और वो जो पैसा हम लोगों ने पेमेंट किया है वो पैसा हमको रिटर्न करो, पैसा रिटर्न मांग सकता है। उसी के साथ साथ वो जो लॉस हुआ है, मतलब ये जो कंडीशन ब्रीच किया उसके वजह से जो डैमेज हुआ है बायर को, तो वो डैमेज भी मांग सकता है। तो एक तो चीज़ है कि भैया अपना पैसा रिकवर कर सकता है, दूसरा चीज़ ये है कि वो डैमेज भी मांग सकता है, रिकवर भी कर सकता है, डैमेज भी मांग सकता है अगर सेलर ने कंडीशन ब्रीच कर दिया तो। और वारंटी में क्या है भाई मेरे, वारंटी में सिर्फ इतना है कि भैया आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आप डैमेजेस, अगर सेलर जो है डज नॉट फुलफिल अ वारंटी, द बायर मस्ट एक्सेप्ट द गुड को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो आप एक्सेप्ट करना होगा गुड को, एंड जो भी आपका डैमेज हुआ है वो आप क्लेम कर सकते हो, ब्रीच ऑफ वारंटी के वजह से जो भी डैमेज हुआ है वो क्लेम कर सकते हो। तो क्या यहाँ पे रिकवर पॉसिबल है? रिकवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन डैमेज पॉसिबल है, यस। तो ये 2 चीज़ जो है आप अच्छे से लिख देना, यहाँ पे कंडीशन के बगल में लिख देना, रिकवर डैमेज बोथ, और यहाँ पे नो रिकवर ओनली डैमेज, समझ में आ चुका है वारंटीज में, ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि भैया कब वो कंडीशन जो है ना वो वारंटी की तरह हो जाएगा, वारंटी की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे हम लोग कंडीशन को। इन सम केसेस ए कंडीशन सिंक्स और डिसेंड्स टू द लेवल ऑफ वारंटी। द फर्स्ट 2 केसेस डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द बायर, बट द थर्ड इज कंपल्सरी एंड एक्ट एज एस्टॉपल अगेंस्ट हिम। तो जब कंडीशन वारंटी में बदल जाएगा, ठीक है, देखो अगर अ कंडीशन विल बिकम अ वारंटी वेयर द बायर वेव्स द कंडीशन, जब खुद बायर कह रहा है कि चल ठीक है छोड़ देते यार, तब। दूसरा, अ कंडीशन विल सिंक टू द लेवल ऑफ वारंटी वेयर द बायर ट्रीट्स द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, जब बायर कहता है कि बायर पगलेट है, ठीक है, पहली बात तो ये कि बायर एकदम पगलेट है, बायर कह रहा है कि भैया तुमने कंडीशन ब्रीच किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, हम जो है सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेंगे, रिकवरी नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का अमाउंट को, समझ में आ रहा है। जब तक कि ना वो तुम्हारा साला लग जाए, साला मतलब योर वाइफ्स ब्रदर, तब तक तो ऐसे करने नहीं वाले आप, है कि नहीं, तो तब ठीक है, तब चलता है। ये 2 चीज़ जो है ये बायर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तीसरा चीज़ थोड़ा डिफरेंट है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल एंड द बायर हैज accepted the good or part of thereof, the breach of condition can only be treated as breach of warranty. The buyer can only claim damages and cannot reject the good or treat the contract as repudiated. मतलब यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है एंड उस गुड को कहीं हद तक यूज़ भी कर लिया है, समझ में आ रहा है ना। इनडिविजिबल है, कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब कि उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आधा गुड जो है वो आपने यूज़ कर लिया। अब ये गुड कोई भी कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल शीट ऑफ पेपर हो सकता है, मतलब बंडल ऑफ पेपर्स हो सकता है। आप आधा पेपर आपने यूज़ कर लिया, आधा पेपर आपने यूज़ नहीं किया,
तो इंडिविजिबल है, समझ में आ रहा है। तो आपने गुड पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, तब आप जाके जो है वो लौटा, अब तब लौटाओगे कैसे? कंडीशन तो ब्रीच किया बायर ने, सेलर ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास पूरा हक है कि आप रिकवरी भी करोगे एंड डैमेजेस भी क्लेम करोगे। लेकिन भैया आपने यूज़ कर लिया कुछ सामान, तो रिकवरी कैसे करोगे आप? ठीक है, आपको एक्सेप्ट कर लिया है वो गुड, ठीक है, पार्ट देयर ऑफ आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो कंडीशन ब्रीच हो रहा है, उसको हम लोग वारंटी की तरह ट्रीट करेंगे। डैमेजेस जो भी हुआ है आपको, तो वो आपको वापस कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। इम्प्लाइड वारंटीज़ का मतलब होता है कि अब इम्प्लाइड वारंटीज़ या तो इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब होता है कि वो इम्प्लाइड है, मतलब यूनिवर्सल है, ऑटोमेटिक है। द लॉ इम्प्लाइज सर्टेन representation as having been made which may be warranties or condition. An express warranty or condition does not negative an implied warranty or conditions unless it is inconsistent. मतलब देखो दो ही प्रकार के जो है होते हैं, एक होता है इम्प्लाइड, एक होता है एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड मतलब ये अपने को पता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये मेरे को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं। एक्सप्रेस मतलब बोल के करना, ठीक है, कि एक्सप्रेसली मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा आपका वारंट है, ऐसा आपका कंडीशंस है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो है ये एक बार रीड कर लेना है। इम्प्लाइड वारंट्स एंड इम्प्लाइड कंडीशन सेम चीज़ है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। ये आप इग्नोर कर सकते हो, आपको करना है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। अब ये जो है एग्जामिनेशन में सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर्स बी अवेयर, मतलब बायर को अवेयर करना दो, मतलब बायर को पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है। समझ में आ रहा है? लेट द बायर बी अवेयर। कैविएट एम्प्टर क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग नहीं देखते न्यू मार्केट एरिया, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग मार्केट्स है, ठीक है। दिल्ली में अलग मार्केट है, कलकत्ता में अलग मार्केट है, न्यू मार्केट वगैरह, या तो जहाँ पे कम दामों में चीज़ें मिल जाते हैं, कम दामों में बहुत रीजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाते हैं। 100 रुपये में टी शर्ट मिल जाता है, बताओ भाई मेरे, और 100 रुपये में टी शर्ट, 100 रुपये में रुमाल नहीं आता आजकल, टी शर्ट मिलने लग गया। अब जो भी है, अब उसमें क्या होता है, उसमें कैविएट एम्प्टर का रोल प्ले होता है। मतलब जो सेलर है वो बायर को पहले से बता देता है कि भैया इस टी शर्ट में ये चीज़ है, ये है, ये है, ये है। तो आपको पहले से मैं बता दे रहा हूँ ये चीज़ है, आप ये बर्तन लेकर जा रहे हो बहुत कम दामों में। जैसे हम लोग देखते मम्मी वगैरह कहीं पर कभी मेले वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है, एंड फिर वो ये जो ग्लास का सामान है वो लेकर आते हैं, बहुत सस्ते में मिलता है वहाँ पे। लेकिन जब घर में लेकर आते 1-2 दिन यूज़ करते उसके बाद वो टूट जाता है, ठीक है। क्या वो जाके फिर से क्लेम कर सकते? नहीं, तब आप किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते हो। इसी चीज़ का मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। मतलब जो बायर है उसको पहले से बता दो, अच्छे से बोल दो कि भैया ये चीज़ है, बाई करने से पहले आप लोग देख लो, बाद में आप रिटर्न वगैरह कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न भी नहीं लेंगे वो लोग। समझ में आ रहा है? इसलिए कहा जाता है कैविएट एम्प्टर, मतलब लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। समझ में आ चुका है? थोड़ा मार्किंग करवा दूँ, ठीक है। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज़ फॉर the buyer to satisfy himself, satisfy हो जा buyer, that the good which he is purchasing are of the quality which he requires. If he buys good for a particular purpose, he must satisfy himself that they are fit for that purpose. The doctrine of caveat emptor is embodied in section 16. कहता है the which states that subject, अच्छा in simple word it is not the seller's duty to give the buyer the good which are fit for suitable purpose of the buyer. If he makes a wrong selection, he cannot blame the seller if the goods turn out to be defective or does not serve his purpose. The principle was applied in the case of Ward versus Hobbs. ठीक है, इतना आप याद रखो, काफ़ी है एग्जामिनेशन में छक्का मारने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक्सेप्शंस है, कैविएट एम्प्टर का इंपॉर्टेंट है। अगर सेलर ने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया तो, अगर सेलर ने कंसील कर दिया डिफेक्ट, गुड में जो डिफेक्ट है वो कंसील कर दिया, विजिबल नहीं था वो डिफेक्ट, ठीक है। फिर बायर रिलाइंग अपॉन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, अगर बायर को पता ही नहीं ये चीज़ क्या है, वो डिपेंड कर रहा है सेलर के जजमेंट के ऊपर, स्किल के ऊपर
और वो भरोसा कर रहा है सेलर के ऊपर, तब ठीक है। ओके उसके बाद वेयर गुड आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए सेलर हु डील्स इन गुड ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, मतलब कि आपने देखो यहाँ पर हो जाता है डिस्क्रिप्शन, मतलब क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। आपने बोला कि ये पेपर जो है, ये पेपर इसको फाड़ नहीं सकते आप कभी भी, ये पेपर को आप फाड़ नहीं सकते, तो आपने उस पेपर को खरीद के लेकर आ गया 1 डज़न पेपर, ठीक है, 1 डज़न कार्टून ऑफ पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स लेकर आ गए आप, ठीक है। फिर आप घर में आके उसको मतलब जो है फाड़ने की कोशिश किया उस पेपर को, लेकिन वो पेपर फट गया, वो पेपर समझ में आ रहा है, तो वो कट गया। आप कैंची से भी अगर काटने की कोशिश कर रहे हो, सीजर्स से, ओके, यू हैव बीन एबल टू कट द पेपर। नाउ in that condition you can go and claim refund from the seller, because the seller said you that I sell papers which are which are inevitable, which cannot be cut down through knives or by using a scissor or something else. So अगर जो है वो सेलर ने इसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन उसका जो गुड है, सामान है, वो उस डिस्क्रिप्शन तक पहुंच नहीं पाता है, जस्टिफाई नहीं कर पाता है, तब जाके आप क्लेम कर सकते हो। तो ये है एक्सेप्शंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, क्या बताइए, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप, इसमें कुछ जनरल रूल्स है, वो अपने को समझना है कि अगर हम लोग प्रॉपर्टी को पास कर रहे हैं, या तो कह सकते हैं ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि भाई मेरे, ये जो जनरल रूल है, किस चीज़ का रूल है सर? द जनरल रूल इज़ दैट ये जो रिस्क है वो फॉलो करेगा ओनरशिप को। हमेशा याद रखना, ओनरशिप को रिस्क फॉलो करेगा, जो ओन कर रहा है उसी के ऊपर होगा रिस्क। वेदर द डिलीवरी हैज़ बीन मेड और नॉट, इफ़ द गुड्स आर लॉस्ट or damaged by accident or otherwise then the subject to certain exceptions, ठीक है, the loss falls on the owner of the good, ठीक है, समझ में आ चुका है। उसके बाद दूसरा, when there is a danger of good being damaged by the action of third parties, it is generally the owner who can take action। तो थर्ड पार्टी ने कुछ एक्शन किया जिसके वजह से गुड्स डैमेज हो चुका है, तो ओनर जो है वो एक्शन ले सकता है। राइट्स के बारे में बात करें तो भैया थर्ड पार्टी के ऊपर भी राइट्स है। देखो, द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज में डिपेंड अपॉन द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ द बायर रीसेल्स द गुड टू अ थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी विल ओनली ऑब्टेन अ टाइटल इफ द प्रॉपर्टी इन द गुड हैज पास टू द बायर बिफोर और एट द टाइम ऑफ द रीसेल, ठीक है। सिमिलरली इफ द सेलर इन ब्रीच ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा इतना पहले समझ लो, बोले कि थर्ड पार्टी का राइट, फॉर एग्जांपल पार्टी ए, पार्टी बी एंड पार्टी सी। ए ने पार्टी बी को अपना प्रॉपर्टी सेल किया, ठीक है, सेल कर दिया। अब बी ने उस प्रॉपर्टी को सी को सेल कर दिया। अब क्या बी इस सी को प्रॉपर्टी सेल कर सकता है? यस, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। क्या कंडीशन? कि ए ने जो प्रॉपर्टी बी को सेल किया है, बी को प्रॉपर टाइटल मिला है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अगर ए ने प्रॉपर्टी बी को सेल तो कर दिया, कहने के लिए सेल तो कर दिया, लेकिन प्रॉपर्टी का पेपर्स अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, बी के टाइटल में है ही नहीं, तो बी जो है वो तो गुड टाइटल जो है वो सी को नहीं दे सकता। बी कैसे सी को दे सकता है? तो वही बताए, द राइट ऑफ थर्ड पार्टीज में डिपेंड अपॉन द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर बायर रीसेल्स दी गुड, जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी, बी खरीद रहा है प्रॉपर्टी, वो अगर रीसेल कर दे टू अ थर्ड पार्टी, ए सी पकड़ लो थर्ड पार्टी, दी थर्ड पार्टी विल ओनली ऑब्टेन ए गुड टाइटल, उसको तभी गुड टाइटल मिलने वाला। गुड टाइटल का मतलब होता है नियमवर्ष जो एक्चुअल टाइटल है वो प्रॉपर्टी का ओनर टाइटल, ठीक है। इफ द प्रॉपर्टी इन द गुड हैज़ बीन पास टू द बायर बिफोर एट द टाइम ऑफ द रीसेल, तभी मिलेगा गुड टाइटल सी को जब ये कर रहा है ना, रीसेल कर रहा है, तो बी को उसका खुद का टाइटल जो है, प्रॉपर टाइटल जो है, गुड टाइटल बी को मिला है ए से, प्रॉपर्टी लीगली अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है, तब ना जाके सी को ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो यही पे गुड टाइटल के बारे में बात कर रहे थे।
उसके बाद हम लोग देखेंगे इंसॉल्वेंसी। अच्छा, इंसॉल्वेंसी जब हो जाता है, या तो सेलर हो जाए या तो बायर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंसॉल्वेंसी अगर हो रहा है तो वो गुड जो है वो किसके पास जाएगा? इट इज़ नेसेसरी टू नो वेदर द गुड कैन बी टेकन ओवर। क्या टेकन ओवर होगा गुड का? हाँ जी, हो सकता है। कौन करेगा? ऑफिशियल असाइनी होगा या फिर ऑफिशियल रिसीवर होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। इट विल डिपेंड अपॉन वेदर द प्रॉपर्टी इन द गुड वॉज विद द पार्टी एडजज्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है, इन द गुड वॉज विथ द पार्टी, मतलब इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं सेलर है, बायर है, ठीक है, दोनों अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, अब क्या इनके इंसॉल्वेंट होने के बाद प्रॉपर्टी किसी ऑफिशियल असाइनी को जा सकता है? आंसर है यस, जा सकता है। किसके पास जाएगा? जब इंसॉल्वेंट हो रहा है, कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है? अगर बी इंसॉल्वेंट हो रहा है एंड बी के पास ये प्रॉपर्टी आ चुका है ऑलरेडी, तो बी का जो ऑफिशियल असाइनी है या फिर ऑफिशियल रिसीवर है, उनको प्रॉपर्टी डेफिनेटली मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली एस का भी ऐसा ही है। अगर एस बी को सेल कर रहा है लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी एस के पास ही है, सेल किया नहीं है, तो एस का जो ऑफिशियल रिसीवर होगा या तो ऑफिशियल असाइनी होगा, उनको मिल जाएगा प्रॉपर्टी। इट विल डिपेंड अपॉन वेदर द प्रॉपर्टी इन द गुड वाज विद पार्टी एडजज्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है, चलो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड। स्पेसिफिक गुड का बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्पेसिफिक गुड, जब भी हम लोग स्पेसिफिक गुड का प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्पेसिफिक गुड क्या है? स्पेसिफिक गुड का मतलब होता है अपने को पता है यही गुड जाने वाला है। कोई पर्टिकुलर गुड जो हम असर्टेन कर लिए ऑलरेडी कि हाँ भैया यही गुड है और यही जाने वाला है, उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक गुड। अब स्पेसिफिक गुड का एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भैया वो डिलीवरेबल होना चाहिए। इट शैल बी इन द स्टेट ऑफ, मतलब इन अ डिलीवरेबल स्टेट। तो यहाँ पर यही बताए कि अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स द फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ठीक है, कि वो सेल कर रहे हैं कि नहीं, पार्टी का इंटेंशन हम लोग कैसे जानेंगे? ऊपर से देखो, फिर थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप समझ पाओगे। इन ए सेल ऑफ स्पेसिफिक और अ सर्टेन गुड द प्रॉपर्टी इन देम पासेस टू द बायर एज एंड व्हेन द पार्टीज इंटेंडेड टू पास। बायर को कब मिलेगा? जब पार्टी इंटेंड कर रहा कि हाँ जी हम पास करेंगे। तो अपने को वो इंटेंशन ही कैसे पता लगेगा कि पार्टी पास करने का इंटेंशन है कि नहीं, मतलब जो सेलर है उसको उसका इंटेंशन है कि नहीं सेल करने का। पहली बात तो ये है कि अगर वो स्पेसिफिक गुड डिलीवरेबल स्टेट में है, तो स्पेसिफिक गुड इन अ डिलीवरेबल स्टेट आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, इन अ डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, डिलीवरेबल स्टेट। फिर ये भी लिख सकते हो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ठीक है, फिर ये भी आप चिपका सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिलीवरेबल स्टेट मीन्स सच ए स्टेट दैट द बायर वुड बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। समझ में आ रहा है? द फैक्ट दैट द टाइम ऑफ डिलीवरी और द टाइम ऑफ पेमेंट इज पोस्टपोन डज नॉट प्रिवेंट द प्रॉपर्टी फ्रॉम पासिंग एट वंस। आपको इतना ही याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक याद रखो। यहाँ पे इंटेंशन के बारे में बात करें, इंटेंशन कैसे पता लगेगा? अगर वो गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में है तो। उसके बाद अगर बाई चांस उसमें डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग स्पेसिफिक गुड हम लोग कंसिडर कर सकते कि इंटेंशन है उनका। हम लोग इंटेंशन जो है वो पता कर सकते हैं पार्टीज का। कब? वेयर देर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड नॉट इन ए डिलीवरेबल स्टेट। अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तब भी। कैसे? मैं समझाता हूँ आपको। अगर उस प्रॉपर्टी में, समझो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ करना रहा तो कौन करेगा? सेलर। सेलर सोच रहा है मैं तो ये डिलीवरेबल स्टेट में है नहीं, इसमें कुछ काम बाकी है, उसके बाद आपके पास दिया जाएगा ये चीज़। ठीक है, ये हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस टाइम में भी हम लोग इंटेंशन का पता लगा सकते हैं। जैसे द सेलर हैज़ टू डू समथिंग टू द गुड्स टू पुट देम इन अ डिलीवरेबल स्टेट। समझ में आ रहा है? थोड़ा काम बाकी है, एक बार वो काम हो जाए उसके बाद डिलीवरेबल स्टेट में चला जाएगा। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल दिस इज डन एंड द बायर हैज़ नोटिस ऑफ इट। मतलब प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं हो पाएगा जब तक कि ना वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए। ठीक है, ओके। और एक कर लो, यहाँ से एक करने से हो जाएगा। वेयर देर इज ए सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड इन अ डिलीवरेबल स्टेट बट द सेलर इज बाउंड टू वे मेजर। मतलब सेलर को कुछ काम बाकी है, यहाँ पर भी वही बताए, वे करना बाकी है, मेजर करना, टेस्ट करना बाकी, और डू समथिंग विद रेफरेंस टू द गुड फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द प्राइस। मतलब प्राइस को पता करने के लिए अपने को ये सारा चीज़ करना पड़ेगा।
ठीक है, डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन मेरे को ये सारा चीज़ करना पड़ेगा प्राइस को असर्टेन करने के लिए। द प्रॉपर्टी टू द गुड फॉर द पर्पस ऑफ द असर्टेनिंग द प्राइस डज नॉट पास अनटिल सच एक्ट और थिंग इज डन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे 1 टन अगर मैं व्हीट ग्रेन्स खरीद रहा हूँ, क्या ये डिलीवरेबल स्टेट में है? कह सकते हैं हाँ जी, मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या मैं ये डिलीवरी कर सकता हूँ आपको? हाँ जी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे को इसका प्राइस 1 टन, मेरे पास 100 टन है, अब 1 टन का प्राइस कितना होगा नहीं होगा, उसके लिए मेरे को कुछ वे मेजर्स टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके मैं प्राइस को डिटरमाइन कर पाऊँगा। समझ में आ रहा है? तो जब तक कि ना मैं ये सारा चीज़ कर लूँ, मेरे पास सामान तो है, लेकिन जब तक कि ना मैं सारा चीज़ कर लूँ तब तक वो पास नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? डज नॉट पास अनटिल, वो पास नहीं होगा अनटिल सच एक्ट और थिंग इज डन। मतलब ये दूसरे पार्टी को, जो खरीदने वाला पार्टी है, बायर है, उसके पास नहीं होगा। बायर हैज़ नोटिस ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओनरशिप इन अनसर्टेन गुड्स अगर है, इसमें ओनरशिप कैसे हम लोग समझेंगे कि भैया ओनरशिप कौन है? ठीक है, द प्रॉपर्टीज इन अनसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड डज नॉट पास अंटिल द गुड्स आर असर्टेन्ड। सिंपल बात है, अनसर्टेन गुड्स आपको पता है कि भैया अनसर्टेन गुड्स क्या है, मेरे को पता ही नहीं कि अब तक कि कौन सा ये गुड है, ये कब जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ जी रेडी है, लेकिन पता नहीं कौन सा गुड जाएगा। तो जब तक कि ना वो असर्टेन हो जाए तब तक तो वो पास ही नहीं हो सकता, यही बताए यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, इतना आप याद रखो बस। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, 100 क्विंटल ऑफ व्हीट एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, उसके बाद ये नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, ये एग्जाम्पल, ये मैक्सिम जो है ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एंड पूछे भी है बहुत बार। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, इसका मतलब सिंपल ये है कि इसका एक्चुअली इंग्लिश मतलब क्या है कि नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़। पकड़ लो, प्रॉपर्टी ए जो है, क्लाइंट ए जो है इसका एक प्रॉपर्टी है एंड क्लाइंट बी जो है इसको ये प्रॉपर्टी खरीदना है। तो ये प्रॉपर्टी जो है जिसके नाम पे होगा वही ना वो प्रॉपर्टी अच्छे से दूसरे इंसान को, क्लाइंट बी को जो है वो ट्रांसफ़र या तो सेल कर पाएगा। हाँ जी, यस और नो? यस। क्या ए का वाइफ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि ए के वाइफ के नाम पे नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़। उसका ओरिजिनल ओनर जो है वही पास कर पाएगा, उसके अलावा कोई और नहीं कर पाएगा। यही सिंपल मीनिंग है, ये आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन आपको रीड करना है। एक्सेप्शन जनरल रूल का एक्सेप्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे रीड दे रहा हूँ, ये रीड को कर लेना, इजी है। उसके बाद आपको डिलीवरी का जो रूल्स है ना, ये इजी है, एक बार रीड करना है। ठीक है, कुछ मतलब सिखाने लायक है नहीं यहाँ पे, डिलीवरी कैसे होता है ऑल दैट स्टफ। उसके बाद आपको, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ जाता है। अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन है? वो है जिसको पूरा या तो होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, मतलब पूरा प्राइस आपको पे नहीं किया गया है, वो है अनपेड सेलर। मैं हूँ सेलर सैम, SELLER सेलर सैम। अब मैं बेचता हूँ मैंगो, ठीक है, मैंने 10 कार्टून मैंगो जो है वो बेचा है, लेकिन मेरे को कम से कम 10,000 रुपये आना था, लेकिन वो आया नहीं है। तो अगर नहीं आ रहा है 10,000 रुपये तो मैं हूँ अनपेड सेलर, मैंने सेल कर दिया ऑलरेडी, लेकिन 10,000 रुपये अभी तक आया नहीं है। या तो कंडीशनल पेमेंट हुआ है, व्हेन कंडीशनल पेमेंट वाज मेड बाय अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के द्वारा, या तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक कर लेते, चेक। ठीक है, अब चेक के द्वारा अगर मेरे को किसी भी प्रकार का अमाउंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का अमाउंट मेरे को आ रहा था, मैंने इस चेक को बैंक में लेकर गया, लेकिन बैंक में चेक हो चुका है बाउंस। अगर बैंक में चेक हो चुका है बाउंस और मेरे को पैसा नहीं मिला है,
चेक हो चुका है, इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट हो चुका है डिसऑनर्ड, तो मैं हूँ अनपेड सेलर। एक तो कैश में हो सकता है या दूसरा हो सकता है अपने चेक में, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया। अगर मैं एक अनपेड सेलर हूँ तो मेरा राइट क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। पहला राइट होगा लीन करना, मतलब मैं प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता हूँ। आपका जो भी प्रॉपर्टी आपने ले गए ना, मतलब 10 कार्टून मैंगोस, मैं वो दोबारा से अपने पास रख सकता हूँ, वो मैं आपको नहीं दूंगा। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट, या तो ट्रांजिट में निकलने ही वाला था, मैंने रुकवा दिया सामान, मैंने नहीं जाने दिया, ठीक है। द राइट ऑफ रीसेल, मैंने आपका सामान आपने परचेज तो किया, मैंने आपको सेल तो कर दिया, बातों बातों में सेल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन ना आपने पैसा भेजा और ना मैंने सामान भेजा, तो मैंने वही सामान को रीसेल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो रिटेन करके भी रीसेल कर दूँ, या तो स्टॉपेज ट्रांजिट में रुक के भी मैं रीसेल कर दूँ। द राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी, ठीक है, मतलब डिलीवरी करना मैं होल्ड पे रख रहा हूं, मैं डिलीवरी अभी नहीं दूंगा आपको जब तक कि ना पैसा मेरे को दे दो। यह है अनपेड सेलर का दुखी दास्तां, समझ में आ रहा है? ये सारा राइट्स है इसका, तो ये इजी है। अब यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है इन सारी चीज़ों का। राइट ऑफ लियन, ये आपको रीड करना है भाई मेरे, थोड़ा बहुत आपको घर में रीड करना होगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी, ठीक है, ये चीज़। अब ऑक्शन, ये क्या है देखो सर, ये मार्क्ड क्यों है ऑलरेडी, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करवा चुका हूँ एंड उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, इसलिए मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्शन होता है एंड उसके बाद सेल होता है, पब्लिक बिड लगाते हैं उसके बाद सेल होता है। अ सेल बाय ऑक्शन इज अ पब्लिक सेल वेयर गुड्स आर ऑफर्ड टू बी टेकन बाय बिडर्स, इट इज अ proceeding at which people are invited to complete for the purchase of property by successive offer and advancing sum। ये सिंपल चीज़ है, ये आपको पता है ऑक्शन सेल क्या होता है। उसके बाद हो गया भाई मेरे, इतना तक ही था चैप्टर, इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई मेरे, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, मैंने ये मार्किंग करवाया था इसीलिए क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पढ़ लेना है। आपको यहीं से पता लग जाएगा भैया चैप्टर में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से